नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। खुशखबरी, इन किसानों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए, बस करने होंगे ये काम। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसके तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। यह योजना ऐसी है जिसमें किसान अपने कामकाज वाले वर्षों में एक निश्चित राशि जमा करते हैं और सरकार भी उतनी ही रकम योगदान के रूप में जोड़ती है। यह स्कीम 18 से 40 साल तक के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए तक है। अमित शाह को वोट चोरी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा क्यों बोले उप मुख्यमंत्री। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि पहले बैलेट से चुनाव होते तो वोट चोरी नहीं हो सकती। बुधवार को सदन में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और गृहमंत्री के बीच तीखी बहस हुई। शाह ने एसआईआर का भी समर्थन किया और चुनाव आयोग की तारीफ की। शिवकुमार ने कहा, अमित शाह को वोट चोरी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब बैलेट थे तो वोट चोरी कैसे हो गई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सभी महिलाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, फ्री सोलर आटा चक्की योजना के आवेदन शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल के रूप में उभर कर सामने आई है। लगातार बढ़ती बिजली समस्याओं और रोजगार के सीमित अवसरों के बीच यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। इसके तहत पात्र महिलाओं को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे घर बैठे आय अर्जित कर सकती हैं। यह कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अमित शाह ने 102 डिग्री बुखार में दिया वोट चोरी का जवाब, सदन छोड़कर चले गए राहुल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया। सूत्रों के अनुसार जब गृह मंत्री लोकसभा में बोल रहे थे उस समय वह बुखार से ग्रस्त थे। उनके शरीर का तापमान 102 डिग्री था। सदन की कार्यवाही से ठीक पहले डॉक्टरों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और बुखार कम करने की दवाइयां दी। बुखार के बावजूद अमित शाह ने करीब 1.5 घंटे का भाषण दिया और विपक्ष के हर आरोप, वोट चोरी, स्पेशल रिवीजन इंस्पेक्शन, एसआईआर और चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर विस्तृत और आक्रामक तरीके से जवाब दिया। अब हर सिलेंडर पर मिलेंगे 400 रुपए सीधे बैंक खाते में। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर बड़ी राहत दी है। लंबे समय से जिन उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिल रही थी उनके लिए यह एक अच्छी खबर है। सरकार ने दोबारा डीबीटी के जरिए सब्सिडी भेजना शुरू कर दिया है और अब कई लोगों के बैंक खातों में 200 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की सब्सिडी ट्रांसफर हो चुकी है। इसका सीधा फायदा खास तौर पर उन परिवारों को मिल रहा है जो पहले से आर्थिक रूप से कमजोर हैं और रोजमर्रा के खर्चों में राहत चाहते हैं। लोकसभा में 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका गांधी का कद बढ़ने की होने लगी चर्चा। संसद के इस सत्र में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। कुछ सियासी घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिससे कांग्रेस पार्टी के भीतर सत्ता संतुलन को लेकर नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वंदे मातरम पर चर्चा और चुनावी सुधार के मुद्दे ने पार्टी के नेतृत्व की भूमिका को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया है। वंदे मातरम पर बहस के दौरान राहुल गांधी संसद से अनुपस्थित रहे और कांग्रेस की ओर से यह जिम्मेदारी उनकी बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने निभाई। दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका गांधी ने उसी दिन भाषण दिया जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित किया। बंगाल को नहीं चाहिए आपकी मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं, सीएम ममता ने केंद्र पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार को किसी सहायता की जरूरत नहीं है और राज्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को स्वतंत्र रूप से चला रहा है। उन्होंने केंद्र द्वारा जारी किए गए नोटिस पर भी आपत्ति जताई, जिसमें 6 दिसंबर तक तिमाही श्रम बजट जमा करने को कहा गया था। ममता ने इसे खारिज करते हुए कहा कि बंगाल 100 दिनों का कार्यक्रम अपने दम पर चलाएगा।
संसद सत्र और राहुल गांधी की बर्लिन यात्रा, भाजपा बोली। पर्यटन पर निकले एलओपी, प्रियंका का पलटवार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान जर्मनी जाने वाले हैं। इसको लेकर भाजपा ने निशाना साधा है और उन्हें पर्यटन वाला नेता कहा है। सत्ताधारी दल ने उन पर बार बार विदेश यात्राओं के लिए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का हवाला दिया है। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बर्लिन में रहेंगे। संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है। भाजपा का सरसर, बंगाल में मैडम के सामने कुछ नहीं। तृणमूल कांग्रेस सांसद शताब्दी राय ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को सत्ता पक्ष के कुछ लोगों द्वारा सर कहे जाने को लेकर भाजपा पर बुधवार को तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सर सर बोलकर जितना भी चीखे, पश्चिम बंगाल में मैडम के सामने कुछ नहीं कर पाएगी। लोकसभा की सदस्य ने अपने वक्तव्य में मैडम शब्द का उल्लेख बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संदर्भ में किया। शताब्दी ने चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कहा, निर्वाचन आयोग किसी पार्टी के लिए तो नहीं है, निर्वाचन आयोग किसी का बंधुआ मजदूर तो नहीं है। भाजपा ने साधा तृणमूल सरकार पर निशाना। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। उन्होंने शेख शाहजहां केस से जुड़े एक गवाह के साथ हुए हादसे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य में न्याय की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में दावा किया कि ट्रक को शेख शाहजहां का करीबी अब्दुल हलीम मोल्ला चला रहा था, जो अपने साथी नजरुल मोल्ला के साथ मौजूद था। पीएम मोदी एनडीए सांसदों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को एनडीए सांसदों के साथ एक विशेष डिनर मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें गठबंधन के सभी घटक दलों के वरिष्ठ मंत्री, फ्लोर लीडर और सांसद शामिल होंगे। डिनर की तैयारियों को लेकर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक की। बंगाल में एसआईआर पर सख्ती, बंगाल में डाटा का मेल जरूरी। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को समन के लिए बुलाने का प्लान बनाया है जिनके डिटेल 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खाते। चुनाव आयोग की खास नजर उन मतदाताओं पर है जिनकी उम्र और जिनके माता पिता की उम्र में 15 साल का अंतर है। चुनाव आयोग उन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाएगा। चुनाव आयोग ने बंगाल में बदली एसआईआर की समय सीमा, जाने अब कब आएगी अंतिम मतदाता सूची। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम की समय सीमा में बदलाव करते हुए अंतिम मतदाता सूची की प्रकाशन तिथि को संशोधित कर 14 फरवरी 2026 कर दिया है। यह निर्णय राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहे घर घर सर्वे और मतदान केंद्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बुधवार को जारी आधिकारिक आदेश में आयोग ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओएस द्वारा घर घर किए जाने वाले सर्वे का काम आज 11 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। संसद में मुसलमान क्यों नहीं, चुनाव सुधार पर चर्चा करते अमेठी इटावा क्यों जपने लगे असदुद्दीन। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा, यह उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लाल बाबू हुसैन मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की कम संख्या पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने बार बार कहा था कि राजनीतिक सत्ता सामाजिक प्रगति की कुंजी है, लेकिन यहां केवल 4% मुसलमान हैं। सत्तारूढ़ पार्टी में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है। 69 लाख पेंशनर्स के लिए 2 बड़े बदलाव, मौका छूट न जाए। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। यह आयोग महंगाई के अनुरूप वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन करके लाखों लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का लक्ष्य रखता है। हाल ही में आयोग के संदर्भ की शर्तों टीओआर में पेंशनर्स शब्द के स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण 59 लाख पेंशन भोगियों में चिंताएं फैल गई थीं, लेकिन वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक पुष्टि करके उन सभी चिंताओं को दूर कर दिया है। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा, सीएम पद पर बोले, अगला प्लान क्या?
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके विधायक हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि वह अगले विधानसभा चुनाव में सीएम बनर्जी की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। राज्य में 2026 में चुनाव होने हैं। इससे पहले वह दावा कर चुके हैं कि बनर्जी 2026 में सीएम नहीं बन पाएंगी। तृणमूल कांग्रेस ने कबीर को निलंबित कर दिया है। एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं 22 दिसंबर को एक नई पार्टी का ऐलान करूंगा। मैं ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवारों को उतारूंगा। क्या संदिग्ध मामलों में नागरिकता की जांच करना ईसीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पूछा। मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल किया कि क्या उन मामलों में दस्तावेजों के जरिए जांच पड़ताल करना भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जहां मतदाता की योग्यता संदिग्ध लगती है। कई राज्यों में शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या वोटर लिस्ट में संदिग्ध नामों पर जांच पड़ताल करके ईसीआई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा होगा? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने विदेश मंत्री से भेजा न्योता। पीएम मोदी बोले, जरूर आएंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली आने का न्योता भेजा है। पीएम मोदी ने भी इटली की पीएम का न्योता स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वह इटली जरूर आएंगे। इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गुरुवार को कहा कि उन्होंने अपनी पीएम जॉर्जिया मेलोनी की ओर से पीएम मोदी को इटली आने का निमंत्रण दिया है और पीएम मोदी ने इसके लिए हां कह दिया है। बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद के लिए मिला करोड़ों का विदेशी दान, हुमायूं कबीर से एसबीआई ने किया सवाल। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को उनके मस्जिद ट्रस्ट खाते में विभिन्न देशों से मिले दान के मामले में सवाल करते हुए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने जानकारी मांगी है। हुमायूं ने कहा कि विदेशी दान एसबीआई के मौजूदा स्वीकृत कानून और सीमाओं को पार कर गया है। बैंक ने इस संबंध में जानकारी मांगी है। बैंक को जवाब भेजा जा रहा है। बता दें कि जमा धन राशि 3 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। अनुराग ठाकुर की शिकायत, टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे, स्पीकर ने कहा कार्रवाई होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को 9वें दिन की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला को शिकायत करते हुए कहा, टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि एक्शन लिया जाएगा। विपक्ष के सवाल पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पेंट की जेब हाथ डाले हुए ही जवाब दे रहे थे। इस पर स्पीकर बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि माननीय सांसद जेब से हाथ निकालकर जवाब दें। इस पर हरदीप सिंह पुरी ने तत्काल हाथ बाहर निकाले। जब तक वह पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बनने की अटकलों पर क्या बोले फडणवीस? भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलों का दौर जारी है। इसी बीच पार्टी ने साफ किया है कि साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। दरअसल 2029 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद के पीएम मोदी के संभावित उत्तराधिकारी होने के सवाल पर जवाब दे रहे थे। चर्चाएं ये भी थीं कि फडणवीस अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। राहुल की जर्मनी यात्रा पर बवाल, भाजपा के बाद अब इंडिया ब्लॉक के साथियों ने भी साधा निशाना। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आगामी जर्मनी यात्रा को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस यात्रा को लेकर उनकी आलोचना करते हुए गांधी को पर्यटन मंत्री का खिताब दे चुकी भाजपा के अलावा अब इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने भी इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा गया कि शीतकालीन सत्र के बीच वह जर्मनी स्थित कांग्रेस के एनआरआई पदाधिकारियों से ऑनलाइन भी बात कर सकते थे। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर सवाल उठाया गया।